नमस्कार दोस्तों, हाल ही में एक फिल्म रिलीज हुई द केरला स्टोरी नाम से, जिस पर बड़ी चर्चा हो रही है। इस फिल्म में दिखाया गया है कि कैसे केरला में एक खुफिया खेल खेला जा रहा है बेगुनाह औरतों को इस्लाम में जबरदस्ती कन्वर्ट करने का, और उन्हें आईसिस के पास भेजा जा रहा है। इस चीज में कितनी सच्चाई है, लेकिन द केरला स्टोरी फिल्म की जो मेन कैरेक्टर है कॉन्स्टेंटली वो सिंपैथी इवोक करने की कोशिश करती है। फिल्म में दिखाया जा रहा है ये सिर्फ 3 औरतों के साथ असल जिंदगी में हुआ है, और वो भी वैसे नहीं हुआ जैसे फिल्म में दिखाया जा रहा है। यही है वो बड़ा झूठ दोस्तों। ये झूठ इतना बड़ा है कि कोई आम इंसान इसे सुनेगा तो उसे लगेगा यार 32,000 के साथ नहीं, कुछ तो सच्चाई होगी इसमें, कुछ हजार औरतों के साथ ऐसा हुआ होगा। नहीं, सिर्फ 3 के साथ। औरत कोई भेड़ बकरी है क्या? एक औरत का खुद का कोई दिमाग नहीं होता? दी केरला स्टोरीज रिसेंटली आई इस मूवी ने पूरे हिंदुस्तान में हड़कंप मचा रखा है, जहां इस पर कई तरह के सवाल उठाए गए। अब कई लोगों का कहना है कि ये मूवी पूरी तरह से सत्य घटनाओं पर आधारित है। वहीं दूसरी तरफ कई लिबरल्स और सेक्युलर्स का कहना है कि ये मूवी पूरी तरह से प्रोपेगेंडा मूवी है, जिससे मुस्लिम्स की तरफ लोगों को भड़काया जा रहा है। और इन्हीं लेफ्टिस्ट, सेक्युलर और लिबरल्स के राजा ध्रुव राठी ने भी अपने व्यूज इस पर रखे हैं, जहां उन्होंने इस मूवी को पूरी तरह से एक प्रोपेगेंडा के तौर पर दिखाने की कोशिश करी है। और जहां मैटर हिंदू मुस्लिम को छोड़कर नेशनल सिक्योरिटी की आती है, तो इनके अकॉर्डिंग हमें इस पर प्राउड फील करना चाहिए कि इतनी ज्यादा मुस्लिम पॉपुलेशन होने के बाद भी भारतीय मुसलमानों ने बहुत कम नंबर्स में आईसिस को ज्वाइन करा। वो बड़ी प्राउड होने वाली बात है कि बाकी दुनिया के कंपैरिजन में इंडिया से कितने कम मुसलमानों ने आईसिस को ज्वाइन किया। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शांतनु शर्मा और आज हम एक्सपोज करेंगे ध्रुव राठी की द केरला स्टोरी के मिसलीडिंग फैक्ट्स, जहां ये उन सभी लेफ्टिस्ट की साइड लेते हुए इस पूरी घटना को मात्र एक प्रोपेगेंडा के तौर पर दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। और साथ ही में बात करेंगे द ट्रू केरला स्टोरी के बारे में, जो कि आप सभी से छुपाई जा रही है। और अगर आपको इस वीडियो से थोड़ी सी भी वैल्यू मिलती है तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो बिगिन विद, मैं सबसे पहले आपको दिखा दूं कि ध्रुव राठी ने अपनी वीडियो में कितना सच बोला है। पहली चीज तो इन्होंने इंग्लिश सबटाइटल्स के साथ छेड़छाड़ करी। जो शब्द उनके द्वारा बोले जा रहे हैं और जो सबटाइटल्स यहाँ लिखे जा रहे हैं वो सही नहीं है। इस वीडियो में उनके अकॉर्डिंग ऑफिशियल मूवी ट्रेलर में सबटाइटल्स के साथ छेड़छाड़ करी है। तो मैं आपको बता दूं कि छेड़छाड़ ट्रेलर में नहीं, ध्रुव राठी ने की है। इस पूरी वीडियो के एक्चुअल सबटाइटल्स कुछ ऐसे हैं। ആദ്യം NDF എന്ന പേരിൽ തുടങ്ങിയിട്ട് ചെറുപ്പക്കാരായിട്ടുള്ള ആളുകൾ ട്രെയിനിങ്ങും പണവും ആയുധങ്ങളും ഒക്കെ അവർക്ക് കൊടുത്തിട്ട് അവരെ കൊണ്ട് ആളുകളെ ഇവർക്കെതിരാളി വൈരുദ്ധ്യമുള്ളവരും വിരോധമുള്ളവരെയും കൊല്ലിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഇതുപോലെ തന്നെ കൈവിട്ട് എടുക്കുക, കാര്യമായിട്ട് ഇതൊക്കെയാണ് അവരുടെ പരിപാടി. അപ്പോൾ അത് ആളുകൾ മനസ്സിലാക്കി ഇവർ നമ്മുടെ ദേശീയ ദിനമായ ആഗസ്റ്റ് 15 പിന്നെ ദേശീയവാദികളും എല്ലാ രാജ്യസ്നേഹികളും പിന്നെ പ്രകടനത്തിൽ പങ്കെടുക്കുമല്ലോ, അതിൻ്റെ കൂടെ ഇവരും കൂടെ പ്രകടനത്തിൽ പങ്കെടുക്കുക. ഒരു 20 കൊല്ലം കഴിയുമ്പോൾ ഇന്ത്യ, കേരളം ഒരു മുസ്ലിം രാജ്യമാകും, ഭൂരിപക്ഷമാകും. അതിന് ചെറുപ്പക്കാരായിട്ടുള്ള ആളുകളെല്ലാം തന്നെ സ്വാധീനിച്ചിട്ട് പണം കൊടുത്തിട്ട് അവരെ മുസ്ലിമാക്കുക, മുസ്ലിം യുവതികളെ കല്യാണം കഴിക്കുക, അങ്ങനെ മുസ്ലിം ജനിക്കുക. ആ തരത്തിൽ ഇങ്ങനെ മറ്റ് സമുദായങ്ങളിൽ നിന്നെല്ലാം വ്യത്യസ്തമായിട്ട് മുസ്ലിം സമുദായത്തിന് ഭൂരിപക്ഷം ഉണ്ടാക്കുക എന്നുള്ള ഉദ്ദേശത്തോടു കൂടിയിട്ട് ഉള്ളൊരു നീക്കമാണ് ഇവർ നടത്തുന്നത്. अब अगर आपने ध्रुव राठी की कोई भी वीडियो देखी है तो आपने नोटिस करा होगा कि ध्रुव राठी इतनी जल्दी से कोई भी बात बोल के निकलने की कोशिश नहीं करते। और जहां मैटर इतना संगीन हो कि सबटाइटल्स के साथ ही छेड़छाड़ कर दी हो तो फिर शायद ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। लेकिन इस बार बड़ी तेजी से इन्होंने मात्र 7 सेकंड के अंदर ही दूसरे पॉइंट के ऊपर छलांग लगा दी। अब शुरुआत करने से पहले ही आप जान गए होंगे कि ध्रुव राठी ने कैसे चीजों के साथ छेड़छाड़ करके लोगों को मैनिपुलेट करने की कोशिश करी है, और इन्होंने अपने इस तरीके को खुद अपनी वीडियो में भी बताया है। जब झूठ इतना बड़ा हो, इतने कॉन्फिडेंस के साथ बोला जाए तो कुछ लोग उसे सच मान बैठते हैं। लोगों को लगता है यार कोई इतना बड़ा झूठा थोड़ी हो सकता है। झूठ को दोहराओ कि लोगों को 4 अलग अलग सोर्सेज से यही झूठ सुनने को मिले। फिर एक तीसरी टेक्निक बताई जाती है हाफ ट्रूथ की। बीच बीच में अपनी बातों में आधा सच भी घोल दो। और यही स्ट्रेटेजी यूज करके उन्होंने अपनी पूरी वीडियो में लोगों को मैनिपुलेट करने की कोशिश करी है। बहुत बड़े बड़े झूठ के साथ एक छोटा सा सच बोल देना, जैसा आपने अभी VS अच्युतानंदन की वीडियो के सबटाइटल्स के साथ देखा। साल 2012 का ये इंडिया टुडे का आर्टिकल। केरला के फॉर्मर चीफ मिनिस्टर ओमन चांडी इन्फॉर्म करते हैं स्टेट लेजिस्लेचर को कि साल 2006 से 2012 के बीच में 2667 औरतों ने इस्लाम में कन्वर्ट किया। 6 सालों में करीब 2500 औरतों ने। लेकिन बात नोट करने वाली ये है कि क्या उन्होंने कभी भी फोर्स्ड कन्वर्जन शब्द का इस्तेमाल किया? अब इनका कहना है कि क्या कभी ओमन चांडी ने फोर्स्ड शब्द का इस्तेमाल करा। तो अब मैं आपसे पूछना चाहूंगा
कि एक तरफ जहां लोगों के पूरे परिवार को जान से मारने की धमकी दी जाती है और उनको फोर्सफुली इस्लाम में कन्वर्ट कराया जाता है, तो क्या ऐसे में वो कभी भी बाहर आकर फोर्स शब्द का इस्तेमाल करेगा? ये बात इनकी स्टूडियो और आर्टिकल नॉलेज से बाहर है, जहाँ इनके अकॉर्डिंग फोर्स शब्द का इस्तेमाल ना करने से किसी को फोर्स करा ही नहीं गया। और दूसरी बात यह है कि हर बार फोर्स कन्वर्जन का मतलब किसी के साथ जोर जबरदस्ती करके तलवार की नोक पर कन्वर्ट कराना फोर्स कन्वर्जन नहीं होता। इंड्यूस कन्वर्जन, जिसमें लोगों की जानकारी के बिना ही लोगों के दिमाग से खेला जाता है और समय के साथ साथ उनके अंदर एक ऐसा जहर बो दिया जाता है जिसका परिणाम बहुत बुरा होता है। ऐसे मेंटल और साइकोलॉजी गेम की मदद से लोगों को ये तक पता नहीं चलता कि वो कन्वर्ट हो भी रहे हैं या उनकी आस्था और विश्वास के साथ एक मेंटल गेम खेला जा रहा है। There is only induced conversion, and induced conversion in law is deemed to be a forced conversion. आगे दूसरी चीज यहाँ पर वीएस अच्युतानंदन एक्चुअली में पीएफआई को स्ट्रांगली क्रिटिसाइज कर रहे थे, ये कहते हुए कि वो और धर्मों के यूथ को इन्फ्लुएंस करने की कोशिश कर रहे हैं, जबरदस्ती पैसे देकर उनकी मुसलमान औरतों से शादी कराकर। यहाँ पर भी आईसिस का कोई मेंशन नहीं है। अब यहाँ पर ये मेंशन करते हैं कि सीएम पीएफआई को अपोज कर रहे थे और आईसिस का भी कोई जिक्र नहीं हुआ है, तो इससे हमें ये चीज तो पता चल जाती है कि ध्रुव राठी खुद ये मानते हैं कि कन्वर्जन्स हो जरूर रहे हैं। और जैसा कि वो सीएम के स्टेटमेंट को सच मान रहे हैं, तो ये भी देखा जा सकता है कि फोर्स कन्वर्जन के दूसरे रूप इंड्यूस कन्वर्जन का इस्तेमाल भी हो रहा है। और रही बात पीएफआई की, तो इन्होंने तो आपको बताया नहीं कि ये पीएफआई है क्या और इसके अगेंस्ट ऐसा बयान क्यों दिया जा रहा है। तो मैं आपको बताता हूँ कि पीएफआई या पॉलिटिकल फ्रंट ऑफ इंडिया एक इस्लामिक पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है जिसका जन्म 2006 में कर्नाटका फोरम ऑफ डिग्निटी और नेशनल डेवलपमेंट फ्रंट के मर्जर से हुआ था। और पीएफआई पर अपने राइवल ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर्स के मर्डर, जिसमें ज्यादातर सीपीआईएम और आरएसएस मेंबर्स के मर्डर इंक्लूडेड हैं, उनके आरोप के साथ साथ टेरर ऑर्गेनाइजेशन से लिंक, केरला में आर्म्स ट्रेनिंग के कैंप जहां से हथियार और बॉम्ब्स पाए गए उन्हें चलाने के आरोप, किडनैपिंग और मर्डर्स, नॉर्थ ईस्ट में मास एसएमएस हेट कैंपेन चलाने के आरोप जिसमें पाकिस्तान का नाम भी सामने आया, टीजे जोसेफ पर अटैक, एंटी सीएए प्रोटेस्ट को फंड करना, फोर्स कन्वर्जन और पूरे भारत को इस्लामिक स्टेट में कन्वर्ट करने के आरोप लगे हुए हैं। और 28 सितंबर 2022 को हमारी गवर्नमेंट ने पीएफआई को एक अनलॉफुल एसोसिएशन डिक्लेयर करके उसे 5 साल के लिए बैन कर दिया। और रीजन देते हुए गवर्नमेंट ने यह मेंशन करा कि पीएफआई के कई टेरर ऑर्गेनाइजेशन के साथ कनेक्शंस पाए गए, जिसमें बाकी टेरर ऑर्गेनाइजेशंस के साथ साथ आईसिस भी शामिल था। आगे बढ़ने से पहले अगर आप मेरी वीडियो से सहमत हैं तो जरूर सब्सक्राइब करिएगा ताकि ऑथेंटिकेट और ट्रू न्यूज ही आप तक पहुंचे। केरला आज भी उतना ही सेफ सेक्युलर स्टेट है जितना 13 साल पहले था। फिल्म में दिखाया जा रहा है ये सिर्फ 3 औरतों के साथ असल जिंदगी में हुआ है और वो भी वैसे नहीं हुआ जैसे फिल्म में दिखाया जा रहा है। ये झूठ इतना बड़ा है कि कोई आम इंसान इसे सुनेगा तो उसे लगेगा यार 32,000 के साथ नहीं, कुछ तो सच्चाई होगी इसमें, कुछ हजार औरतों के साथ ऐसा हुआ होगा। नहीं, सिर्फ 3 के साथ। अब इनके हिसाब से कन्वर्जन्स, वो भी फोर्स कन्वर्जन्स हुए ही नहीं है। केरला पूरी तरह से 13 साल पहले भी और आज भी बहुत ही सेक्युलर स्टेट है। तो अब आइए बात करते हैं स्टैट्स और डेटा की, जिसका ध्रुव राठी गुणगान करते हैं। तो स्टैट्स के अकॉर्डिंग 2001 से 2011 के बीच में केरला में मुस्लिम्स की पॉपुलेशन का रेट 12.23% से बढ़ा और वहीं दूसरी तरफ हिंदूज का ग्रोथ रेट 2.23% और क्रिश्चियंस का तो और भी कम 1.38% रहा। और वहीं नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग पिछले 5 सालों में केरला में मिसिंग वुमेन का नंबर 34,079 है और केरला पुलिस ने अभी तक कोई भी ऑफिशियल नंबर्स की रिपोर्ट सामने नहीं रखी है। मोरोवर फिल्म डायरेक्टर सुदीप्तो सेन ने खुद ये बात मीडिया के आगे रखी है कि उन्होंने इन सब मिसिंग गर्ल्स की जानकारी के लिए आरटीआई भी फाइल करी थी, जिसके रिस्पांस में उन्हें अभी तक केरला पुलिस के साइड से कुछ भी नहीं मिला है। ये लड़कियां कहाँ है और कहाँ गया है, कब गया है, इसके लिए हमने एक आरटीआई भी फाइल किया था। हमें बोला गया था केरल पुलिस ने उसकी जवाब देंगे। हम आज भी वेट कर रहे हैं कि एग्जैक्ट नंबर क्या है वो ढूंढने के लिए आज भी हम वेट कर रहे हैं। अगर आरटीआई है हमारे पास, अगर वो दे दे तो नंबर दे दूंगा। और अगर आपने मूवी देखी है तो आपने शायद नोटिस करा होगा कि मूवी के लास्ट में ये मेंशन करा गया है कि आरटीआई फाइल करी गई थी और आरटीआई के रिस्पांस में एक फेक वेबसाइट का एड्रेस दे दिया जाता है जो कि काम ही नहीं कर रही होती। मोरोवर केरला से वुमेन को एब्डक्ट करके सीधे आईसिस भेजना उनके प्लान का एक दूसरा हिस्सा है, क्योंकि हंड्रेड्स ऑफ वुमेन को पहले के दूसरे एरियाज जैसे कि कुवैत और बाकी मिडिल ईस्ट कंट्रीज ले जाके उन्हें सेक्स स्लेव और वर्कर्स के तौर पर बेच दिया जाता है।
और ये बात खुद कुवैत ह्यूमन ट्रैफिकिंग नेटवर्क से भागी हुई 3 केरला वुमेन में से एक ने बताया है कि अंजुमन नाम का आदमी शहर में बेबी सीटर और पार्ट टाइम डोमेस्टिक वर्क्स के पोस्टर लगाता था ताकि पुअर बैकग्राउंड से फीमेल को अट्रैक्ट कर सके और बाद में उनके साथ फ्रॉड करके उन्हें बेच दिया जाता था। कुवैत में रहते हुए उन्होंने खुद सताने वाले लोगों के मुंह से टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन का नाम सुना जो कि इस्लामिक स्टेट कंट्रोल्ड एरियाज में ऑपरेट कर रही थी। फिल्म ने कहा कि 32,000 औरतों के साथ ऑलरेडी ऐसा किया जा चुका है केरला के अंदर। इस पूरी मूवी में 32,000 का आंकड़ा सिर्फ एक ही बार आया है और उस समय भी केरला का नाम तक नहीं लिया गया, लेकिन मिस्टर मैनिपुलेटर ने लोगों के दिमाग और सीएम के स्टेटमेंट्स के साथ साथ अब मूवी के डिपिक्शन और स्टेटमेंट्स को भी छेड़छाड़ करना शुरू कर दिया है। और मैं इंतजार करूंगा आपके कमेंट्स का, जहां आप मुझे ध्रुव राठी के कहे हुए स्टेटमेंट का मूवी से डायलॉग या डिपिक्शन निकाल कर नीचे कमेंट करेंगे। और याद रखना, एज स्टेटेड बाय ध्रुव राठी, 32,000 और केरला के अंदर। आइए इसके आंकड़े देखते हैं। व्लादिमीर वोरोनकोव, अंडर सेक्रेटरी जनरल ऑफ यूनाइटेड नेशंस ऑफिस ऑफ काउंटर टेररिज्म, इन्होंने बताया कि 110 देशों से करीब 40,000 फॉरेन टेररिस्ट फाइटर्स सीरिया और इराक में गए कॉन्फ्लिक्ट को ज्वाइन करने। इंटरनेशनल सेंटर फॉर द स्टडी ऑफ रेडिकलाइजेशन किंग्स कॉलेज लंदन ने 41,490 लोग 80 अलग-अलग देशों से आईसिस से एफिलिएटेड हैं। इन दोनों रिपोर्ट्स के बेसिस पे एक एस्टिमेट लगाया जा सकता है कि 40 से 42,000 फॉरेन टेररिस्ट हैं जो दुनिया को कितने इंडिया से हैं। अमेरिका के ब्यूरो ऑफ काउंटर एनआईए ने 34 टेररिज्म के केसेस इन्वेस्टिगेट किए थे और करीब 160 लोगों को इंडिया में अरेस्ट किया था आईसिस से रिलेटेड। ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन ने एक पेपर इन्होंने कहा कि प्रो आईसिस केसेस 2014 और 2018 के बीच में इंडिया में थे करीब 180 से 200 के बीच। अब ये जो सारा डेटा इन्होंने प्रोवाइड कराया है, अगर मैं ये कहूँ कि ये सब इनएक्यूरेट है तो आप शायद मेरी बात मानेंगे नहीं, लेकिन हाँ, अगर मैंने प्रूव कर दिया तो आपको इस वीडियो को लाइक करके शेयर करना ही होगा। ये रही आपके और मेरे बीच की शर्त। तो शुरुआत करते हैं इस बार थोड़ा डेटा और रिपोर्ट से ऊपर उठकर। अब सबसे पहली बात यह है कि सिंस कोई भी ऑफिशियल ग्राउंड रिपोर्टिंग हुई ही नहीं तो हम कैसे एग्जैक्ट डेटा पता लगा सकते हैं, चाहे वो यूएस मिलिट्री का डेटा ही क्यों ना हो। और ये बात मैं बस कहने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, आप लोग खुद एक बार इस पूरे सेंटेंस को वापस पढ़ो। आपको इस सेंटेंस में शायद माइट वर्ड का यूज समझ नहीं आया और ध्रुव राठी ने भी बड़ी चालाकी से इन नंबर्स को एकदम एग्जैक्ट दिखाने की कोशिश करी है, जबकि खुद उनके स्टेटमेंट में ये मेंशन है कि वो एक अनुमान लगा के उन नंबर्स को प्रेजेंट कर रहे हैं। अब यही बात कर लेते हैं बेस्ड ऑन फैक्ट्स एंड नंबर्स। तो अकॉर्डिंग टू यूएस गवर्नमेंट एस्टिमेट्स, फॉरेन फाइटर्स का नंबर 25,000 के अराउंड दिखाई दिया, जिसमें इंडिया का डेटा तो इंक्लूडेड ही नहीं था। यूएस की कमेटी ऑफ फॉरेन अफेयर्स के सामने कांग्रेस की 113th हियरिंग में, जिसका मेन मुद्दा आईएसआईएस एंड थ्रेट फ्रॉम फॉरेन फाइटर्स था, खुद यूएस गवर्नमेंट प्रिंटिंग ऑफिस ने ये प्रिंट करा है कि उनके एस्टिमेटेड नंबर्स 15,000 जिहादीज हैं जो कि 80 अलग अलग कंट्रीज से सीरिया और इराक लड़ने पहुंचे थे। इन सभी डॉक्यूमेंट्स की लिंक डिस्क्रिप्शन में भी अवेलेबल है। उन्होंने यह भी स्टेट करा कि जितने फॉरेन फाइटर्स पिछले 12 साल में इराक और अफगानिस्तान लड़ने पहुंचे हैं, उससे कहीं ज्यादा तादाद में पिछले 2 सालों में इराक और सीरिया पहुंचे हैं। और ये मेंशन करते हैं कि गल्फ कंट्रीज ने पूरे इंसिडेंट में फॉरेन फाइटर्स के लिए एक हब की तरह काम करा, जिसका जिक्र मैंने पहले करा था। यूरोपियन पार्लियामेंट्री रिसर्च सर्विस अपनी ब्रीफिंग में मेंशन करते हैं कि फॉरेन फाइटर्स का एग्जैक्ट नंबर का पता नहीं लगाया जा सकता और अवेलेबल एस्टिमेशंस अलग अलग हैं। और अपनी ब्रीफिंग में वो मेंशन करते हैं कि न्यूयॉर्क बेस्ड सिक्योरिटी इंटेलिजेंस कंसल्टेंसी सौफान ग्रुप ने कंक्लूड करा कि फॉरेन फाइटर्स का नंबर 27,000 से 30,000 तक था। अफ्रीकन सेंटर फॉर द स्टडी एंड रिसर्च ऑन टेररिज्म ने ये कंक्लूड करा कि फॉरेन फाइटर्स का नंबर 50,000 से भी ज्यादा था, जो कि 100 डिफरेंट कंट्रीज से आईसीस को ज्वाइन करने के लिए पहुंचे थे। मोरओवर यूएस इंटेलिजेंस CIA के नंबर्स को बहुत कम बताते हुए सीनियर कुर्दिश लीडर ने ये बताया कि आईसिस में मिलिटेंट फिगर्स का नंबर कम से कम 2 लाख है, जो कि इंटेलिजेंस के नंबर 31,500 से लगभग 6-7 गुना बड़ा था। अब आप खुद बताइए कि जहां एस्टिमेटेड नंबर्स इतने ज्यादा वेरी करते हैं और कोई ऑफिशियल ग्राउंड रिपोर्ट एग्जिस्ट नहीं करती, तो ऐसे में इन फिगर्स को लेके कैसे पूरे इंसिडेंट को हम जस्टिफाई कर सकते हैं। तो जो फिल्म में दिखाया जा रहा है ये सिर्फ 3 औरतों के साथ असल जिंदगी में हुआ है और वो भी वैसे नहीं हुआ जैसे फिल्म में दिखाया जा रहा है। अब एग्जैक्ट नंबर तो शायद ही कभी बाहर आएंगे, लेकिन मैं आपको ये जरूर प्रूव कर सकता हूँ कि जैसा ध्रुव राठी का कहना है कि इस पूरे कन्वर्जन गेम में बस 3 ही लड़कियां शामिल हैं, ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि खुद 26 सर्वाइवर्स ने इसके ऊपर न्यूज चैनल पर बात करी है। मोरोवर अर्श विद्या समाज 7,000 विक्टिम्स को सनातन धर्म में वापस लेकर आए हैं, जिसमें वो 26 सर्वाइवर्स भी शामिल हैं। इनका इंटरव्यू भी यूट्यूब पर अवेलेबल है। यहाँ जो असली केरला स्टोरी है वो बड़ी प्राउड होने वाली बात है कि बाकी दुनिया के कंपैरिजन में इंडिया से कितने कम मुसलमानों ने आईसिस को ज्वाइन किया। ये इनके अकॉर्डिंग बहुत ज्यादा गर्व होने की बात है कि बाकी देशों से कंपैरेटिवली इंडियन मुस्लिम्स ने बहुत कम नंबर में आईसिस को ज्वाइन करा। तो ये एक ऐसी मानसिकता दिखाता है जहां पर ये नेशनल सिक्योरिटी को प्रायोरिटी ना रखते हुए इस बात की खुशी मना रहे हैं कि इन्होंने अपने बायस न्यूज़पेपर्स और आर्टिकल से इस मूवी को गलत प्रूव कर दिया। दूसरा बड़ा झूठ फैलाया जा रहा है लव जिहाद को लेकर। फिल्म में दिखाया जा रहा है कि यहाँ पर जबरदस्ती धर्म परिवर्तन करने की कोशिश करी जाती है।
लव जिहाद को अच्छे से समझने के लिए आपके लिए शायद ये वीडियो काफी रहेगा। पीएफआई का काम था इंडिया के अंदर लोगों को कन्वर्ट करना और प्रो आइसिस बनाना, और ये चीज मैं अपने मन की बात नहीं बोल रहा हूं। एनआईए ने जब पीएफआई के मेंबर यासिन मोहम्मद जहीद को पकड़ा तो इसके मोबाइल, सिम कार्ड, मेमोरी कार्ड, इन सब की फॉरेंसिक जांच हुई तो उसमें वीडियोस, पीडीएफ फाइल्स, आईसिस के सारे कनेक्शन मिले। वैसे ही कन्वर्ट करने की भी इनके पास पूरी वेलकम किट थी। पीएफआई का पहला केस कोर्ट में गया था 2009 के लास्ट में, और इस केस में ही पहली बार लव जिहाद का नाम आया था, जिसको जस्टिस केटी शंकरन देख रहे थे। इंडिया के अंदर लव जिहाद जो वर्ड था वो सबसे पहले केरला के अंदर इन्वेंट हुआ था। लोगों को लगता है कि यूपी के लोगों का बनाया हुआ वर्ड है ये, जबकि ऐसा नहीं है। साल 2017 में केरला की सरकार ने 90 केसेस की लिस्ट सबमिट करी थी एनआईए को जांच करने के लिए कि इनमें लव जिहाद एंगल है या नहीं है। एनआईए ने 11 केसेस पर एग्जामिनेशन करी और कंक्लूड किया साल 2018 में कि हालांकि पीएफआई ने कन्वर्जन को फैसिलिटेट किया था, लेकिन एक भी ऐसा केस नहीं मिला जहां पर जबरदस्ती धर्म परिवर्तन करवाया जा रहा हो किसी भी इंसान का, चाहे आदमी हो या औरत। ध्रुव राठी अपने पॉइंट को प्रूव करने के लिए ये पॉइंट यूज करते हैं कि सिंस एनआईए सबूत न होने के कारण इन केसेस को कोर्ट में प्रूव नहीं कर पाया, इसीलिए ये सब केसेस फोर्स कन्वर्जन्स के अंदर नहीं आते। तो फिर जैसा आपने देखा कि कैसे ये लोग उन्हें रेडिकलाइज करके उनके दिमाग से ऐसे खेलते हैं कि खुद कन्वर्ट होने वाले इंसान को यह लगता है कि वो खुद अपनी मर्जी से कन्वर्ट हो रहा है। और अगर हम ध्रुव राठी की मानसिकता से चलें तो फिर यह कहना भी ठीक होगा। आज से 30 साल पहले मेरठ के दंगे में पीएसी ने 68 मुसलमानों को हिंडन नदी के सामने खड़ा करके गोली मार दी थी। आज से 15 दिन पहले सबूतों के अभाव में सब पुलिस वाले बाइज्जत बरी हो गए, जितनों की डेथ हो गई, जितने जिंदा थे। यानी 68 मुसलमान मारा ही नहीं गया क्योंकि सबूत नहीं थे, क्योंकि कोई पकड़ा नहीं गया। आज से 1 महीना पहले गुजरात में जो बॉम्ब ब्लास्ट हुए थे, आज से 1 महीना पहले उन मुसलमानों को भी सबूतों के अभाव में बरी कर दिया गया। इसका मतलब बॉम्ब ब्लास्ट हुए ही नहीं थे। बतौर ध्रुव राठी, आरुषि का अपने घर में सोते हुए कत्ल हुआ, कोई पकड़ा गया? कोई नहीं पकड़ा गया। सबूत नहीं थे तो क्या आरुषि का कत्ल हुआ ही नहीं? अरे यार, जहां पर 68 मुसलमानों की लाशें हैं वो तो स्टैब्लिश हो नहीं पा रहा। जहां गुजरात का बॉम्ब ब्लास्ट है वो तो स्टैब्लिश हो नहीं पा रहा। आरुषि और उसके नौकर की जहां बॉडी पड़ी है वो तो स्टैब्लिश हो नहीं पा रहा। और ध्रुव राठी हमें समझा रहे हैं कि क्योंकि एनआईए के पास सबूत नहीं थे, वो स्टैब्लिश नहीं हो पाया, तो वो केरल को बदनाम करने की एक कॉन्स्पिरेसी है। एक औरत को भड़काया जा सकता है एक आदमी के द्वारा। कैसे लोग हैं वो? औरत कोई भेड़ बकरी है क्या? एक औरत का खुद का कोई दिमाग नहीं होता? कोई भी आकर कुछ भी कहेगा, औरत भेड़ बकरियों की तरह इधर उधर चलती चली जाएंगी। और ये है एक वही रेडिकलाइज टेक्निक जो कि वो सभी लोग यूज करते थे अपने टारगेट्स के दिमाग में एक विपरीत सोच को फीड करने में। यहाँ पर ध्रुव राठी ने बड़े ही स्मार्ट टेक्निक यूज करके वुमेन एम्पावरमेंट को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल कर रहा है, जिसमें वो वुमेन के स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स को यूज करके उन्हें इन केस पर एक दीवार की तरह यूज कर रहा है। और इनके हिसाब से देखा जाए तो क्या वो सभी औरतें भेड़ बकरी हैं जो कि इन इस्लाम के ठेकेदारों का शिकार बनी? क्या उन सब औरतों के साथ ये सब होना ये दर्शाता है कि उन औरतों का कोई दिमाग नहीं है? लेकिन सिंस अपने पॉइंट्स को प्रूव करना है तो वही रेडिकलाइज टेक्निक में से एक का यूज करो और उस पूरे टारगेटेड जेंडर को ऐसा दिखाओ जैसा उनके साथ ये हो ही नहीं सकता, और न ही ऐसा कुछ हुआ है। एट लास्ट, ध्रुव राठी को न्यूट्रल और सेक्युलर मानने वालों, आपके लिए मैं कुछ खास पेश करना चाहता हूँ जिससे आपको शायद ध्रुव राठी की इमेज थोड़ी और क्लियर हो जाए। मंत्री मोदी चाहते तो इस इंस्पिरेशनल कहानी के बारे में बता सकते थे लोगों को, लेकिन नहीं, झूठी फिल्म प्रमोट करनी थी। और फिर हमारे पॉलिटिशियंस इन झूठी कहानियों का इस्तेमाल करते हैं केरला को बदनाम करने के लिए। ये लव जिहाद की कंस्पिरेसी थ्योरी एक बड़ा झूठ है जो बार बार आपको सुनाया जाता है अलग अलग एंगल्स से। पॉलिटिशियंस अपने भाषणों में ये कहते हैं, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी की तरफ से आपको व्हाट्सएप फॉरवर्ड्स मिलते हैं लव जिहाद की बात करते हुए, गोदी मीडिया खबरों में लव जिहाद की बात करता है। इतनी बारी रिपीट किया जाता है इस बड़े झूठ को कि लोगों को लगता है कुछ तो सच्चाई होगी इसमें। अपनी फेसबुक पोस्ट में वो साफ साफ मेंशन करते हैं कि वो आपके सपोर्टर हैं और वो आम आदमी पार्टी के यूट्यूब प्रमोशनल वीडियोस तक बनाया करते थे। और 2015 में तो दिल्ली में आम आदमी पार्टी के जीतने के बाद एक विक्ट्री सॉन्ग भी पोस्ट करा था, और आम आदमी पार्टी के लोगों के साथ इंटरव्यूज करना भी इनकी सपोर्ट लिस्ट में शामिल है। अब इससे पहले आप ये पूछें कि इसमें गलत क्या है, तो हाँ, आम आदमी पार्टी का सपोर्टर होना कोई गलत नहीं है, लेकिन ये खुद को न्यूट्रल दिखाने की कोशिश करते हैं और ये ऐसे आर्टिकल्स और हाफ इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं जो कि बस इन्हें ही फेवर करे, और ऐसे ही इन्फॉर्मेशन को यूज करके अपने व्यूअर्स को मिसगाइड करते हैं। टू कंक्लूड, एक बायस्ड आदमी से कभी भी न्यूट्रल इन्फॉर्मेशन की अपेक्षा नहीं करनी चाहिए और ना ही उससे इन्फ्लुएंस होकर बिना ऑथेंटिकेशन के हमें उन बातों पर विश्वास करना चाहिए। अपना कर्तव्य निभाएं, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर द ट्रुथ एंड लाइक दिस वीडियो। जय हिंद।